अच्छा, अभी इंडेस 23 बोरोविंग कॉस्ट। ए स्पेस का नंबर क्या है? 16। तो वर्किंग अगर तुम लोग देखोगे ना तो A16 और इंडेस 23 का काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन जो स्कोप और कवरेज ऑफ इंडेस है वो ऑब्वियसली इंडेस पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस। अभी सबसे पहले बोरोविंग कॉस्ट यानी क्या, पहले वो समझते हैं। तो बोरोविंग कॉस्ट यानी बेसिकली जो भी अपन लोन से रिलेटेड कॉस्ट इंकर करते हैं, ठीक है, जैसे जिसपे आता है लोन का इंटरेस्ट, जो रिकरिंग इंटरेस्ट पे करेंगे वो, लोन का जो प्रोसेसिंग कॉस्ट अपन पे करेंगे जो वन टाइम रहता है कि तुम लोग लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इनिशियली बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले दोनों का क्रेडिट वर्थिनेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई करें। अब ये सब कॉस्ट बैंक को इंकर होता है, तो वो अपने ऊपर वो कॉस्ट लेता नहीं है, वो क्लाइंट से ही रिकवर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग फीस है इवन वो भी बोरोविंग कॉस्ट में काउंट होगा। अगर तुमने डिबेंचर वगैरह इश्यू किया और डिबेंचर का प्रीमियम पे इश्यू किया तो जो प्रीमियम वाला पार्ट है या जो डिस्काउंट वाला पार्ट है, ठीक है, इवन वो भी बोरोविंग कॉस्ट में काउंट। ठीक है, तो प्रीमियम तो इनकम है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है। पैसा कम मिला, रीपे अपन पूरा करने वाले, तो जो डिस्काउंट है वो बोरोविंग कॉस्ट पे काउंट होगा, प्रीमियम वो इनकम में काउंट। ठीक है, तो ये सब अपना बोरोविंग कॉस्ट है। इसके अलावा इंडेक्स 23 ने बोरोविंग कॉस्ट पे कुछ और चीजों को इंक्लूड किया। तो बोरोविंग कॉस्ट पे पहला ऐड हुआ इफेक्टिव इंटरेस्ट एज पर इंडेक्स 109। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स अभी सीखा, तो उस पे सपोज डिबेंचर इशू किया 7% पे और इफेक्टिव रेट 12% दिए, तो अपन 12% के हिसाब से डिस्काउंट कर और बाद में वो ये 12% वाला एंट्री में इंटरेस्ट करके डेबिट कर। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट करके डेबिट किया तो वो एक्सपेंस बन गया, तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा क्या? तो इंडेक्स 23 बोलता है कि यस, जो इंडेक्स 109 ने इफेक्टिव रेट बोला था वो भी पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में ही काउंट होगा, इवन उसको भी दोनों कैपिटलाइज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लीज एज पर इंडेक्स 116। लीज में एक आता है ऑपरेटिंग लीज और एक आता है फाइनेंस लीज, ऐसे दो टाइप्स है इस पर। एएस 19। ठीक है, इंडेस में ये टाइप्स को थोड़ा सा डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज। ठीक है, ये बोलता है कि जो लीज उस पर जो इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंस दोनों में ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इंडेस पे डिफरेंस आया है, तो जो इंडेस 116 है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रहेगा वो तुम लोग कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है एक्सचेंज डिफरेंस। इंडेस 21 करके है जो है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। अब ये इंडेस ये बोलता है, मीन्स इसके ऊपर अपने को थोड़ा सा और डिस्कशन करना पड़ेगा। एक्सचेंज डिफरेंस का एक एलिमेंट वो तुम लोग एक्सचेंज डिफरेंस करके ही ट्रीट करते हो जो पीएनएल में जाता है, और एक्सचेंज डिफरेंस का एक छोटा सा एक ऐसा एलिमेंट है कि जो तुम लोग बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते। मैं एक एग्जांपल देके तुम लोग को एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। सपोज हमने $10,000 का लोन लिया, तभी एक्सचेंज रेट, ये सपोज लोन लिया 1 अप्रैल को। ठीक है, तभी एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू सपोज 80। ठीक है, 80 रुपीज का रेट था, और हम लोग के जो लोन मिला ना वो सपोज फॉर एग्जाम्पल 5% पे मिला। ठीक है, अगर यही लोन तुम लोग अगर इंडिया में लोगे, आईएनआर में लोगे, ठीक है, तो $10,000 इंटू 80, 8 lakhs का लोन होगा। ठीक है, $10,000 इंटू ₹80, तो 8 लाख रुपए का दोनों लोन लोगे, और इस पे तुम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 12% इंडिया में। तो तुम लोग को रेट में काफी डिफरेंस मिल रहा था, फॉरेन कंट्री पे मिल रहा था 5% पे, इंडिया में मिल रहा था 12% पे। तो तुम लोग ने फॉरेन कंट्री से जाके लोन ले लिया, 5% में तुम लोग को लोन मिल गया। ठीक है, लेकिन जब तुमने रीपे किया सपोज ऑन 31 मार्च 2024 को, तो उन्होंने लोन का पार्ट अगर रीपे किया और तभी एक्सचेंज रेट सपोज 85 चला गया। ठीक है, 85 में यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप को कम करता हूँ वरना वो अपना एग्जाम्पल में फिट नहीं बैठेगा। सपोज 8% और 12% लेते हो। ठीक है,
तो अभी क्या होगा कि तुम लोग का जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना, वो कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरा लोन को रीपे कर दिया, तो $10,000 पे 80 पे लोन लिया था, 85 तुम लोग रीपे कर रहे हो, यानी कि ₹5 एक्स्ट्रा गया। $50,000 का तुम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस है। अब ये एक्सचेंज डिफरेंस में से तुम लोग बोलोगे कि इंटरेस्ट का इफेक्ट कितना है। तो अगर ये 8 लाख रुपीस तुम लोग इंडिया से बोरो करते हैं, तो 8 लाख पे 12%, 96 का इंटरेस्ट आता। वही फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट कितना आया, तो $10,000 पे 5%। ठीक है। और रेट 85, 42,500। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8%। ओके, 68 ये एग्जाम्पल में। ओके। हाँ, 28। ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि 50,000 का जो टोटल एक्सचेंज डिफरेंस है ना, वो 50,000 में से 28,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रियल एक्सचेंज डिफरेंस वो कितना रहेगा, तो 50 माइनस 28 यानी कि 22। ये जाएगा पीएनएल में इस पर इंडेस। और ये जो 28,000 है, ये तुम लोग बोरोविंग कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। अब वो बोरोविंग कॉस्ट अगर स्पेसिफिक क्वालिफाइंग असेट के लिए है, तो तुम लोग उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, वरना अगर वो जनरल बोरोविंग रहेगा, ऐसे लोन लिया लेकिन उससे असेट खरीदने का कोई पर्पज नहीं है, तो वो ये इंडेस 23 वो भी उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने को ही बोलेगा। लेकिन पूरा का पूरा 50,000 जो है उसको एक्सचेंज डिफरेंस करके ट्रीट नहीं किया जाता। 50,000 में से 28,000 तक का जो डिफरेंस है वो गिना जाएगा बोरोविंग कॉस्ट, और जो बाकी का डिफरेंस है उसी को ही एक्सचेंज डिफरेंस करके बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर तुम लोग पैसा बचाने को गए, ठीक है, 12% और 8%, तो 8% पे लोन मिल रहा है, तो तुम लोग फॉरेन कंट्री में चले गए। ठीक है। तो तुम लोग को गेन हुआ, 4% तुम लोग का इंटरेस्ट सेव हुआ, लेकिन सामने एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होने लगा। तो जो टोटल रेट फ्लक्चुएट हुआ ना, उसमें से पार्ट ऑन अकाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट गिना जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट ही रियल एक्सचेंज डिफरेंस गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कोई चीज डोंबिवली में फॉर एग्जाम्पल ₹50 में मिलता है, और वही चीज सपोज तो लोग बॉम्बे गए तो वहां पे ₹30 में मिलेगा, तो दोनों वहां पे 20 रुपये बचाने के लिए वहां पे चले गए। लेकिन जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो तो इनकर होगा ही ना। ठीक है, तो डोंबिवली से बॉम्बे जाने का और वापस आने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर होगा, ठीक है, वो दोनों का सिमिलर टू एक्सचेंज डिफरेंस है। अब वो एक्सचेंज डिफरेंस में से जितना दोनों का प्राइस का डिफरेंस है, वो दोनों का बोरोविंग कॉस्ट में काउंट होगा। जो बाकी का डिफरेंस है वो रियल दोनों का ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो दोनों पीरियड में ट्रांसफर कर। ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर लॉजिक अप्लाई होता है। इसके ऊपर सीए वालों को सम्स आता है, अपने सीएमए के बुक में तो जस्ट एक लाइन लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। एग्जाम्पल वगैरह भी कुछ दिया है। ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट है इंडेक्स में जो दोनों को ध्यान में रखें। तो 109 के हिसाब से जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपन यूज करते हैं वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। लीज में जो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में काउंट होगा, बोरोइंग कॉस्ट में काउंट होगा। और एक्सचेंज डिफरेंस कितना, रेट का डिफरेंस नहीं, कौन सा रेट, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो वाला पार्ट बोरोइंग कॉस्ट में काउंट। ठीक है, यानी कि जितना लोन हमने फॉरेन कंट्री से लिया और जितना अपन इंडिया में वही लोन ले गए, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बोरोइंग कॉस्ट में काउंट होगा। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्सचेंज डिफरेंस ही है, वो दोनों को पीएनएल में डाल देना। पता चला। अब यहां तक अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि बोरोविंग कॉस्ट में इंक्लूड क्या हो। तो अपन इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे, अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया तो वो भी इंक्लूड होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह जो हमने पे किया वो भी इंक्लूड होगा, कुछ लीगल कॉस्ट पेपर वर्क वगैरह इंकर किया वो भी इंक्लूड होगा। और ये तीन स्पेसिफिक जो इंडेक्स में इंक्लूड किया है वो वाला पार्ट। ठीक है। अब एक्सचेंज सॉरी बोरोविंग कॉस्ट पता तो चला, अब पता चलने के बाद इसको अकाउंट करना कैसे।
तो अपन जो भी बोरोविंग कॉस्ट इंकर करेंगे तो अपन नॉर्मली बोरोविंग कॉस्ट बोला तो इंटरेस्ट ही रहता है। तो इंटरेस्ट टू बैंक ये पहला एंट्री लिखेंगे, और यही इंटरेस्ट को अपन पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये अपना जनरल रूल आएगा। यानी कि अपन दो एंट्री पास करेंगे, पहला आएगा इंटरेस्ट टू बैंक और दूसरा एंट्री आएगा पीएनएल टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। अब ये हुआ जनरल रूल, लेकिन इंड एस ने कुछ स्पेसिफिक रूल या एक्सेप्शन टू जनरल रूल वो लोग ने बताया। अब वो लोग ने क्या बोला कि तुम लोग पहले ये चेक करो कि तुमने लोन का अमाउंट लिया क्यों है, लोन लेने का पर्पस क्या है। तो अगर तुम लोग का लोन लेने का पर्पस है कि जनरल बिजनेस को एक्सपांड करना है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए था, वो तो उन्होंने यूज किया, तो उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में वो पैसा डाल दिया, ठीक है, अलग अलग जगह पे पैसा डालने का तुम्हारा पर्पस है, तो वैसे बोरोविंग को तुम बोलोगे जनरल बोरोविंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तूने लोन नहीं लिया। लेकिन अगर सपोज तूने लोन जो लिया है वो एक स्पेसिफिक एक रीजन के लिए लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अपने प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप कर रहे हो, तो दोनों को पूरा प्लांट बनाना पड़ेगा, पहले बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग के तो पूरा प्लांट का सेटअप होगा, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दोनों बोरोविंग से लेने वाले। अगर उसी के लिए तूने स्पेसिफिक लोन लिया तो दोनों बोलोगे इसे स्पेसिफिक बोरोविंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊं, तो जब भी अपन लोन लेते हैं ना तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अपने को रीजन डालना पड़ता है कि बोरोविंग का रीजन क्या है। अपने इंडिविजुअल्स के लिए अपन लोन लेते हैं तो लोन का टाइप रहता है कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन वगैरह। ठीक है, तो उसका तो फॉर्म ही अलग रहता है, तो उस पर रीजन डालने की जरूरत नहीं है। अगर अपन गए बैंक को बोला कि हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना है, तो वो हाउसिंग लोन का ही फॉर्म दोनों को देगा, तो उस पर रीजन ही डालना है कि हम लोग लोन क्यों ले रहे हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म के ऊपर ही लिखा है एप्लीकेशन फॉर हाउसिंग लोन। तो घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, और क्या लिखेगा इसमें। ठीक है, लेकिन कंपनी जब भी लोन लेती है ना तो उन लोग को रीजन डालना पड़ता है कि हम लोग लोन कौन से पर्पस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, वो लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल वगैरह तो नहीं मांगते, मेमोरेंडम वगैरह मांगेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड वगैरह है, कंपनी का 3 साल का फाइनल अकाउंट मांगेंगे, तो बहुत सारी चीजें वो लोग मांगेंगे। और इसके अलावा सीए से सर्टिफाइड दोनों का एक कॉपी मांगेंगे कि जो असेट तुम लोग क्रिएट कर रहे हो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लोन रीपेमेंट कैपेसिटी कंपनी का चेक करना है। कंपनी ने लोन दे दिया, ये लोग ने बिल्डिंग बना दिया, और मैं बिल्डिंग को यूज करने को वो लोग को आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो बिल्डिंग का अगर कैश इनफ्लो ही स्टार्ट नहीं हुआ तो लोग लोन रीपे करना स्टार्ट कैसे करोगे। तो वो लोग तुम लोग का रीपेमेंट कैपेसिटी वगैरह चेक करेंगे, तो वही असेट से तुम लोग का कितना कैश फ्लो जनरेट होगा उसका पूरा प्रोजेक्शन तुम लोग को बना के देना है, सीए सर्टिफाइड करके वो सबमिट करना है बैंक। ठीक है, अब जब भी तुम लोगों ने ये लोन लिया ना तो उसपे तुम लोग को पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, तो 5 करोड़ में से बिल्डिंग के लिए कितना यूज करोगे, मशीन्स के लिए कितना यूज करोगे, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करोगे, ये पूरा ब्रेकअप तुम लोग को देना पड़ेगा। और बैंक टाइम टू टाइम तुम लोग का फंड ऑडिट करवाती है, जो सीए करता है। और ये फंड ऑडिट में बैंक ने जो 5 करोड़ दोनों को ट्रांसफर किया, तो एक सीए को, इंडिपेंडेंट सीए को भेजा जाएगा, और वो सिर्फ एक ही एरिया चेक करेगा जो है फंड, उसके अलावा बाकी का कुछ भी वो चेक नहीं करेगा। तो वो चेक करेगा कि 5 करोड़ में से कितना फंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज हुआ, कितना बिल्डिंग के लिए यूज हुआ, कितना वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हुआ। वो अपना रिपोर्ट बनाएगा और जाके बैंक को देगा। अगर उस अपने रिपोर्ट में बैंक को लिखा कि 5 करोड़ में से मेजर पार्ट ये लोग ने वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए यूज किया, ठीक है, तो बैंक तुरंत वो लोन को पूरा का पूरा पैसा अब भी रीपे करने को बोलेगी। और वो दोनों को कैसे भी फंड अरेंज करके पूरा का पूरा लोन रीपे करना पड़ेगा, इवन जो पेनल्टीज वगैरह है प्री पेमेंट वगैरह का, वो भी दोनों को चार्ज हो। और दोनों कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग ने बैंक को गलत इंफॉर्मेशन दिया है, बैंक के साथ फ्रॉड किया। हाँ समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोरोविंग में ऐसे नहीं हो सकता कि हमने लोन ले लिया एक पर्टिकुलर नाम पे और उसका पैसा कहीं पे और जगह पे यूज किया, क्योंकि बैंक भी यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेट वॉच रखता है। ठीक है, तो या तो बोरोविंग रहेगा स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया है, या तो वो रहेगा जनरल, उस पर हम लोगों ने लिखा है कि वेरियस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं।
ठीक है, तो उस पर रीजन या स्पेसिफिक पर्पस हमने लिखा नहीं। अब ये स्पेसिफिक और जनरल ये क्यों अपन डिस्कस कर रहे हैं? तो डिस्कस करने का रीजन ये है कि अगर तुमने स्पेसिफिक बोरोविंग लिया और वो एक पर्टिकुलर असेट के लिए यूज करने वाले हो, तो वो असेट को इंड एज क्वालिफाइंग असेट करके ट्रीट कर सकता है। तो यहाँ पे असेट के लिए अगर तूने बोरोविंग लिया है, तो वो असेट को दोनों को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, क्वालिफाइंग असेट और नॉट अ क्वालिफाइंग असेट या नॉन क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, तो क्वालिफाइंग असेट यानी क्या, नॉन क्वालिफाइंग असेट यानी क्या? ऐसे असेट जिसमें ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है फिक्स्ड असेट, वर्ड ने वर्ड यूज किया है सिर्फ असेट। तो वो करंट असेट भी रह सकता है, वो फिक्स्ड असेट भी रह सकता है। तो ऐसा असेट कि जिसको बनने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, वो बनेगा क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, ऐसा असेट चाहे वो फिक्स्ड असेट या करंट असेट है, कोई भी रह सकता है, जिसको बनने के लिए, जिसको रेडी होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उसको अपन बोलेंगे क्वालिफाइंग असेट। तो हमने पहले तो ये पूछा इंडेक्स को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यानी कितना। तो इंडेक्स बोलता है कि जनरली इसका कोई डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली मोर देन 12 मंथ्स का जो टाइम है उसको सब्सटेंशियल टाइम करके गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई असेट को लेस देन 12 मंथ्स का भी टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट के कंपेयर में वो असेट बनने के लिए ज्यादा टाइम लगा है, जैसे अगर 10 महीने का टाइम लगा, और सिमिलर असेट अगर बाकी कोई असेट से कंपेयर करे तो वो सपोज एक ही महीने में रेडी होता है, तो एक महीने के कंपेयर में 10 महीना वो सब्सटेंशियल पीरियड में काउंट हो सकता है। तो इंडे से स्पेसिफिक ये सब्सटेंशियल पीरियड का डेफिनेशन नहीं दिया। तो उन्हें गाइडलाइंस दिया कि जनरल टाइम से ज्यादा टाइम लगेगा उसको सब्सटेंशियल टाइम बोले, लेकिन वो सब्सटेंशियल टाइम लगना चाहिए उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अपन डिस्कस करेंगे, तो पहले ये थोड़ा रीड कर लेते। तो बोरोविंग कॉस्ट इफ इट इज इनकर्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट, तो अपन उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की जगह पे अपन उसको कैपिटलाइज कर सकते। ठीक है, जनरल रूल क्या है, जो भी बोरोविंग कॉस्ट इनकर किया उसको पीएनएल में डाल देना। लेकिन अगर वो तुमने यूज किया फॉर क्वालिफाइंग असेट, ठीक है, तो बोरोविंग कॉस्ट का कुछ पार्ट तुम लोग कैपिटलाइज करोगे, यानी कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू पीएनएल तुम लोग वो असेट के कॉस्ट में ऐड करो। ठीक है, तो अभी क्वालिफाइंग असेट यानी क्या? तो क्वालिफाइंग असेट इज एन असेट दैट नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। क्वालिफाइंग असेट में जैसे मैंने बोला कि फिक्स्ड एसेट भी आ सकता है, करंट एसेट भी आ सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंटेंडेड यूज, फिक्स्ड एसेट को सेल नहीं करते। हाँ, एक्सेप्ट अगर उसका लाइफ खत्म हो गया, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो गया, तो अपन उसको सेल करेगा। बाकी उसका पर्पस ये नहीं कि उसको बना के सेल कर। तो वो फिक्स्ड एसेट को बना के अपन अपने खुद के एडमिन वगैरह के लिए यूज करें। ठीक है, तो इंटेंडेड यूज यानी कि ये फिक्स्ड एसेट इंडिकेट करेगा, और सेल ये दोनों को इंडिकेट करेगा करंट एसेट, जिसमें मेन आएगा इन्वेंट्री। तो अगर तुमने स्टॉक बनाया, तो स्टॉक बनाने का पर्पस ये नहीं कि स्टॉक अपने खुद के लिए यूज करो। जैसे बनेगा अपन उसको सेल करके कैश रिलीज करने को ट्राई करेंगे। तो इवन इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट में काउंट हो सकती है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट में करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट दोनों काउंट हो पाएगा अगर उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यानी क्या। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यानी नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन फैक्ट्री का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये पता लगे कि आजकल तो ऐसा हो गया कि 10-12 माले का बिल्डिंग वो 6 महीने में वो लोग खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी पूरा चेंज हो गया, पहले की तरह नहीं है कि एक एक स्लैब वो लोग बनाते और उसको पानी मार के सुखाने को रखते, वापस नया स्लैब बनाएंगे, वापस पानी मारेंगे सुखाएंगे वगैरह। एक स्लैब बनने के बाद ऑलमोस्ट 10-15 दिन वो लोग उसको पानी मार मार के सुखा देते, स्लैब को स्ट्रॉन्ग कर देते, बाद में ऊपर नया स्लैब बनाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी तो 6 महीने में पूरा बिल्डिंग बना लेते हैं, यानी कि वो लोग पानी मार के सुखाने का प्रोसेस ही वो लोग बंद कर दिए। जो जितना सूखा, जितना पानी लगा, जितना धूप उसको मिला उतना ठीक है। बारिश के टाइम पे भी बिल्डिंग्स बन जाती, पहले बारिश के टाइम पे बिल्डिंग नहीं बना रहे थे, तो वो बारिश के अलावा बाकी के टाइम में बिल्डिंग बना रहे थे, बारिश के टाइम पे कंस्ट्रक्शन को रुका देगा। तो कभी कभी 4 माले का बिल्डिंग बनाने के लिए भी
2 2 साल का टाइम लगता है। और अभी तो 2 साल में पूरा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसमें 4 से 5 बिल्डिंग रहती। तो ये डिफरेंस आ गया है। लेकिन पॉइंट ये है कि बिल्डिंग्स वगैरह के काम में, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। ठीक है, तो अपन बिल्डिंग को एक वन ऑफ द एग्जांपल बोल सकते हैं कि वो क्वालिफाइंग असेट है, उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा रेडी होने के लिए। दूसरा एग्जांपल, मशीनरीज, हेवी मशीनरीज। ठीक है, अब कुछ मशीन ऐसे है जो जनरल पर्पज है। हम लोग ऑर्डर देते हैं, वो कंपनी सप्लाई करता है, अपन लाके उसको फिट करते हैं और वो रेडी टू यूज हो गया। जैसे ये एसी, वो भी एक वन ऑफ द मशीन है। ठीक है, तो एसी दुकान वाले को जाके हमने पेमेंट किया, वो शाम को या दूसरे दिन एसी घर डिलीवर करेगा। 1 या 2 दिन में कंपनी का बंदा आएगा, वो इंस्टॉलेशन करेगा, 4 से 5 घंटे का इंस्टॉलेशन का टाइम। एसी ऑन हो गया, कूलिंग आना स्टार्ट होता है। यानी कि पूरा प्रोसेस कितना दिन का हुआ? तो हार्डली 1 1.5 दिन, 2 दिन, या मैक्सिमम 1 हफ्ता। अगर अपन ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंजीनियर वगैरह को आने को टाइम लगता है तो। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो इसको सब्सटेंशियल टाइम नहीं गिनेंगे। लेकिन इमेजिन करो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मशीन है। ठीक है, तो ये तुम लोग अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करोगे कि हम लोग को ये मशीन चाहिए। तो वो इंजीनियर तुम लोग के कंपनी में आएगा, वो दोनों का रिक्वायरमेंट पूछेगा कि दोनों को मशीन में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, मशीन में क्या क्या फीचर्स चाहिए। ठीक है, और उसके हिसाब से वो एक डिजाइन बनाएगा। डिजाइन तुम लोग से अप्रूव कराएगा, मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में मशीन बन के वो दोनों को सप्लाई करेगा। यानी कि मशीन रेडीली अवेलेबल नहीं रहेगा, वो 100% कस्टमाइजेबल मशीन रहेगा। वो जनरल पर्पज मशीन नहीं कि बना के पहले से रखो, कंपनी आएगा तुरंत दे दो। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे अगर तुमने ये डिस्कवरी वगैरह पे देखा रहेगा, वो अमूल का प्लांट वो लोग बताते हैं मेगा फैक्ट्रीज वगैरह में। तो अमूल ने जो पूरा प्लांट सेटअप किया है कि जो भी मिल्क वगैरह आता है, तो मशीन में पास्चराइज सिस्टम जो है वो मशीन खुद करता है। अब मिल्क है, इमेजिन करो कि अगर बर्तन में भी थोड़ा सा मिल्क रह गया, ठीक है, और उस पर दूसरा दूध डाल दिया, तो जो पहले का मिल्क है ना वो फटेगा और वो पूरे मिल्क को खराब कर देगा। तो ये तो पूरे मशीन में अलग अलग जगह पे पूरे पाइप से वो मिल्क पास हो रहा है। और उसमें अगर थोड़ा भी कहीं पे भी मिल्क रह गया और एक ने नया मिल्क डाल दिया, तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर मिल्क पूरा खराब हो जाएगा। तो लोगों को डेली बेसिस पे मशीन को साफ करना पड़ेगा कि कुछ भी मिल्क का कंटेंट वो सब ना रहे। तो मशीन बनाने के लिए वो लोग को ये सब भी केयर करना पड़ेगा कि इंटरनल उसका क्लीनिंग वगैरह भी हो जाए। पाश्चराइज सिस्टम वगैरह में पूरा मिल्क मशीन में डालने से लेके पैकिंग होके मशीन से पैकेट्स बाहर आने तक पूरा प्रोसेस मशीन करना चाहिए। अब ये बहुत बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं जिसको कस्टमाइज करके बनवाते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया का रहता है, कुछ इंडिया के बाहर का रहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसे मशीन्स को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो ये दूसरा एग्जांपल है, ये क्वालिफाइंग असेट में काउंट हो। आया समझ में? तीसरा कि अगेन अमूल जैसे कंपनी का एग्जांपल लिया, तो ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज के साथ ही ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। अमूल का जो मेजर प्लांट है वो आनंद गुजरात में है। और उसका जो सप्लाई है वो पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करता है। साउथ इंडिया में अमूल का उतना प्रेजेंस नहीं है। साउथ इंडिया में साउथ के खुद के ब्रांड्स। ठीक है, तो अमूल को इतने बड़े एरिया में ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है। अब बनता है पर्टिकुलर एरियाज में, तो अमूल इसको बाकी एरिया में लेके जाने तक ऑब्वियसली इसको कोल्ड स्टोरेज में ही लेके जाना पड़ेगा। और अभी टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन हुआ तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसमें आइसक्रीम से लेके श्रीखंड या जो भी बाकी के मिल्क प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेशन एकदम हाई पावर का लगेगा। तो ये लोग ने व्हीकल्स भी अपने हिसाब से कस्टमाइज बनवाए हैं। वो एकदम हाई पावर कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, तो रास्ते में कुछ भी हो जाए, ठीक है, प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो वो हिसाब से उन्होंने व्हीकल्स को भी बनवाया। तो ये जो व्हीकल्स है, ये ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स या सपोज दूसरे कोई कंपनी को उन्होंने अप्रोच किया, वो लोग को बोला कि हम लोग को इतना इतना ट्रक दे दो, वो ने वो ट्रक का रजिस्ट्रेशन वगैरह करके तुम लोग को दे दिया, तो विद इन 10 15 दिन व्हीकल आ गया। ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे भी तुम लोग कस्टमाइज करके वो कंपनी से व्हीकल बनवाओगे, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम जो है वो एकदम पावरफुल तुम लोग उससे बनवाओ। ठीक है, तो वो भी तुम लोग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में काउंट कर सकते। आ समझ में? फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये मशीन्स अगर अपन बनवा रहे हैं, तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहा है वो चल रहा है बेस्ड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी ये लोग को कस्टमाइज करवाने पड़ते। तो अगर सॉफ्टवेयर बनने के लिए भी टाइम लगा, वो सॉफ्टवेयर तो जाने दो, तुम लोग का ये एसएपी का अगर सॉफ्टवेयर गिना तो उसको काफी लॉन्ग टाइम लगता है। अराउंड 1 साल पूरा जाता है उसका पूरा इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो 1 साल का जो टाइम है उसको भी अपन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में काउंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेंजेबल एसेट ही क्वालिफाइंग बनेगा, इवन इनटेंजेबल एसेट जो सॉफ्टवेयर है वो भी इनटेंजेबल एसेट में काउंट होगा, वो भी क्वालिफाइंग एसेट में काउंट होगा। आया समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो है फॉर करंट एसेट इन्वेंट्री। अब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, जैसे वाइन। ठीक है, तो वाइन के लिए जनरली क्या होता है कि ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, और वो क्रश ग्रेप्स का जो ज्यूस है उससे वाइन बनता है। तो उसको फर्मेंट करने के लिए रखना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, वुडन के ड्रम्स आते हैं, और वो वुडन के ड्रम में उसको स्टोर करके और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, एकदम सील पैक कर लेते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। नेचुरल प्रोसेस से वो ज्यूस ऑटोमेटिकली वाइन में कन्वर्ट होता है। अब इसको जितना लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें छोड़ दिया ना, उतना वाइन का क्वालिटी अच्छा बनेगा। यानी कि इसको कभी कभी वो लोग 70 80 100 ईयर्स के लिए भी छोड़ देते। वुडन ड्रम्स रहेंगे, उसके ऊपर डेट डाल देंगे, जितना पुराना उतना उसका प्राइसिंग भी ज्यादा। यानी कि एक बॉटल लैक्स में भी बिकेगा अगर वो बहुत पुराना है तो। यानी कि 100 साल पुराना रहेगा तो उसका प्राइस सबसे ज्यादा। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो ऐसे केस में अगर सपोज तुम लोग बल्क में वाइन बना बना रहे हो, तुम लोग का कंपनी वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुम लोग बल्क में वाइन बना रहे हो, तो तुम लोग को पैसा अभी डालना पड़ेगा। लेकिन सेल कभी होगा? 100 साल के बाद। तब तक पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, इनफ्लो आ ही नहीं रहा है, आउटफ्लो तो चला गया, वाइन तो बनाना ही पड़ेगा, कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर तुमने लोन लिया रहेगा, तो वो लोन में ये जो बोरोविंग कॉस्ट है जो इनकर करोगे, इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे, वो तुम लोग वाइन के कॉस्ट में ऐड करके जाओगे, तुम लोग उसको पीएनए में ट्रांसफर नहीं करोगे। वाइन भी क्वालिफाइंग असेट में काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोले कि 100 साल के पीरियड को सब्सटेंशियल बोलेंगे। इवन अगर वाइन को 2 साल के लिए भी स्टोर किया, तो 2 साल के लिए भी वो सब्सटेंशियल में काउंट होगा। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो ना वाइन के कॉस्ट में ऐड करोगे। और उसके बाद में जब वाइन सपोज रेडी है, ठीक है, एक बार वो रेडी टू सेल हो गया, फिर भी अगर कंपनी डिसाइड किया कि नहीं हम लोग अभी भी बेचेंगे नहीं, या कंपनी ऐसा बोल रही है कि हमारे पास अभी कस्टमर नहीं है, ठीक है, खरीदने के लिए कस्टमर नहीं है, और इसके लिए हम लोग बेच नहीं पा रहे, तो इंडेक्स बोलेगा कि तो हम लोग तुम लोग को कैपिटलाइज करने को अलाउ नहीं करेंगे। एक बार वो रेडी टू सेल कंडीशन में आ गया, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाए। जब तक वो वाइन रेडी टू सेल कंडीशन में नहीं आता है, तब तक का सिर्फ तुम लोग कैपिटलाइज कर सकते। आ समझ में? ठीक है। तो वाइन ये वन ऑफ द एग्जांपल है। वैसे अगर अमूल का अगेन केस ले, तो अमूल जो मिल्क प्रोडक्ट बनाता है उसमें से वन ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट है चीज। चीज बनने को भी टाइम लगता है। ठीक है, तो चीज को भी क्वालिफाइंग में बोल सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता रहेगा तो। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइंग असेट का मीनिंग। तो क्वालिफाइंग असेट में फिक्स्ड असेट, करंट असेट, फिक्स्ड असेट में टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों। ठीक है। करंट असेट में एक ही एग्जांपल मेन बैठेगा जो है इन्वेंट्री। बाकी का तो फाइनेंशियल असेट है। फाइनेंशियल असेट में क्वालिफाइंग असेट का केस आता ही नहीं है। फाइनेंशियल असेट बोला तो जहाँ पे सिर्फ मनी इन्वॉल्व है, जैसे डेटर्स वगैरह, तो उस पर क्वालिफाई का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। ठीक है। उसको सब्सटेंशियल पीरियड लगना चाहिए, डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, जनरली 12 महीने से ज्यादा पीरियड को सब्सटेंशियल बोलेंगे। कंपनी को डिसाइड करेगी सब्सटेंशियल क्या है। ठीक है। ये सब्सटेंशियल पीरियड किसके लिए लगना चाहिए? तो अगर फिक्स्ड असेट है, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, तो उसको रेडी होने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, यूज रेडी टू यूज कंडीशन में आने के बाद आगे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर पाओ। और अगर वो इन्वेंट्री है, तो उसको रेडी होने के लिए टाइम लगना चाहिए फॉर सेल। एक बार रेडी टू सेल कंडीशन में आ गया, कस्टमर नहीं मिल रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लोग बेचना नहीं चाहते, तुम्हारा प्रॉब्लम है। एक बार रेडी टू सेल कंडीशन में इन्वेंट्री आ गया, आगे का इंटरेस्ट कंपलसरी पीएनएल में ट्रांसफर। पता चला? ठीक है। अब बोरोविंग, जैसे मैंने बताया कि एक आएगा स्पेसिफिक, एक आएगा जनरल। स्पेसिफिक बोरोविंग यानी कि तुमने वही असेट के लिए तुमने लोन लिया है, तो उसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट तुम्हें कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर सपोज ऐसे हुआ कि तुमने लोन लिया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 23 को, तब पूरा का पूरा जो क्वालिफाइंग असेट का पैसा है वो एक साथ तो नहीं जाएगा।
ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर अपन बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लेबर को एक ही साथ पैसा दे दिया कि बिल्डिंग बनाने का ये तेरा वेजेस ले, मटेरियल का एक साथ खरीद लिया, ठीक है, ओवरहेड एक साथ पे कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो अपन मटेरियल खरीदेंगे, एक एक करके स्लैब बनना स्टार्ट होगा, जितना वर्कर ने काम किया उतना वेजेस पे करेंगे, मटेरियल जितना खरीदा उतना मटेरियल का पैसा पे करेंगे। जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे वैसे अपने को कॉस्ट आगे आगे इनकर होते जाए। अब लोन का पैसा तो एक साथ ले लिया, तो अपने बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए। अब 10 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में आ गए। अभी अप्रैल मंथ में सपोज अपने को 2 करोड़ का जरूरत है, तो हम लोग बैंक से 2 करोड़ निकालेंगे, ठीक है। तो सोच के बताओ, इंटरेस्ट बैंक वाले किस पे चार्ज करेंगे, 2 करोड़ पे या 10 करोड़? वो तो 10 करोड़ पे एक बार ने लोन डिसबर्स कर लिया, तो तुम लोग उसको यूज करो मत करो, वो तुम लोग का प्रॉब्लम। तो बैंक तो 10 करोड़ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, लेकिन यूज कर रहे सिर्फ 2 करोड़। तो अगर 10 करोड़ का इंटरेस्ट तुम लोग बिल्डिंग के अकाउंट में ऐड कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो इंडेक्स क्या बोलता है कि बाकी का 8 करोड़ अभी क्या करोगे, तो उसको टेम्पररी कहीं पे इन्वेस्ट करो, पैसा कमाने के लिए नहीं, यानी कि शेयर मार्केट वगैरह में डालने का नहीं, ठीक है। तो वो 8 करोड़ या तो शॉर्ट टर्म एफडी बनाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डालो में पैसा डालो जहाँ पे सेफ है, 1 रुपया भी रिस्क में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे दोनों पैसा डाल दो, 8 करोड़। वो एफडी वगैरह अगर बनाया तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो दोनों का इनकम है। तो तुम लोग क्या करोगे, 10 करोड़ का इंटरेस्ट, ठीक है, ये अपना एक्सपेंस है, उसमें से 8 करोड़ का इंटरेस्ट जो अपना इनकम है वो माइनस करोगे, और जो नेट बोरोविंग कॉस्ट आएगा सिर्फ वो ही कैपिटलाइज करो। समझ में आया? अब सपोज आ गया जून, जून में अगेन अगर अपने को 3 करोड़ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एफडी से 3 करोड़ निकालेंगे और वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो अभी एफडी का इनकम कितना बाकी रहेगा, तो बाकी के 5 करोड़ का बाकी रहेगा। तो 5 करोड़ का इनकम मिलेगा, सामने 10 करोड़ का एक्सपेंस, ठीक है, नेट बोरोविंग कॉस्ट आएगा। तो वैसे करके अपने को कैपिटलाइज करना है। तो जितना भी दोनों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इनकम मिलेगा वो माइनस करके जो नेट अमाउंट है वो बोरोविंग कॉस्ट में ऐड करना है। अब इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा आया कि वो इसे बढ़ के इनकम में कन्वर्ट करे, क्योंकि लोन ऑलवेज कॉस्टली रहता है, बैंक इसी के ऊपर चलता है। लोन ऑलवेज ज्यादा रेट पे रहेगा, और जो एफडी वगैरह का रेट रहता है वो लोन से काफी कम रहता है। तो इसका जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 10-12 टके के हिसाब से पे करोगे, और एफडी का रेट हार्डली 5-6% वगैरह रहेगा। तो ये कभी ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नेट अमाउंट है वो तुम कैपिटलाइज कर पाओगे। ये होगा इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी कि 10 करोड़ का माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ बोरोविंग। बोरोविंग से जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका इनकम माइनस करो, जो बोरोविंग से इन्वेस्ट नहीं किया है वो माइनस मत करना, यानी कि बाकी का खुद का भी पैसा था वो भी एफडी में डाला, तो उसका पर माइनस नहीं करेंगे। जो 10 करोड़ में से एफडी बनाया उसी का इनकम माइनस कर। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा आता है जनरल बोरोविंग। जनरल बोरोविंग यानी कि या तो इस पे मल्टीपल सिचुएशन है कि कंस्ट्रक्शन ये साल में स्टार्ट हुआ, 23-24 में स्टार्ट हुआ, और ये जो बोरोविंग है ना वो हमने 23-24 में ही लिया, लेकिन बैंक को रीजन क्लियरली बताया कि इसका पूरा का पूरा पैसा बिल्डिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करने वाले, हम लोग को मल्टीपल जगह पे यूज करना है। हम लोग को हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट के लिए यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, हम लोग कुछ व्हीकल परचेस करने वाले उसके लिए यूज करेंगे, हम लोग ये पार्ट अमाउंट बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल रीजन है, ठीक है। तो ऐसे बोरोविंग को बोलेंगे जनरल बोरोविंग। ये हमने करंट ईयर में ही लिया है। और दूसरा पॉसिबिलिटी कि ये लोन पहले से चलते आ रहा था, वही लोन का कुछ पार्ट अभी हमने बिल्डिंग के लिए यूज किया, ठीक है। सब कुछ एक साथ तो नहीं बनाते ना, तो पहले से हमने लोन लेके रखा था पूरा बिजनेस एक्सपांशन के लिए, तो बाकी का पैसा हम लोग यूज कर रहे थे। अभी ये साल हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो बन गया क्वालिफाइंग असेट, और वो ही लोन का जो हमने पास्ट में लिया था कुछ पार्ट अभी अपन बिल्डिंग के लिए यूज करें, तो वो केस में भी
वो जनरल बोरोविंग में काउंट हो सकता है। यानी कि ऐसा कहीं पे नहीं बोला है कि तूने बिल्डिंग अगर ये साल स्टार्ट किया तो ये सारे लोन लिया हुआ रहना चाहिए। पहले के लोन भी तुम लोग इस पे जनरल बोरोविंग में इंक्लूड कर सकते। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो पहले तुम लोग को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जनरल बोरोविंग में तुम लोग का सपोज 12% टर्म लोन है, सपोज 15% लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सपोज 10% लोन फ्रॉम होल्डिंग लिमिटेड है, सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट है। इवन दो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोविंग है लेकिन वो भी जनरल बोरोविंग में ही काउंट होता है, उसका भी इंटरेस्ट तुम लोग कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा अगर तूने बिल्डिंग के लिए यूज किया तो ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने के लिए एलिजिबल होना ही चाहिए। तो तुम लोग ये सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय लोन अमाउंट, ये सबका लोन अमाउंट, और इनटू 100 करके तुम लोग को एक रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी का मिला के टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन अमाउंट, तो तुम लोग को परसेंटेज मिला, वो आएगा वेटेड एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग। समझ में आया? अब जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो तो अदर डेट को तुम लोग पे करोगे। तो तुमने जितना कॉस्ट जो डेट को पे किया ना, वो डेट से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ठीक है, वापस एक बार, सपोज 1 अप्रैल को हमने 2 करोड़ यूज किया, ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का 2 करोड़ पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। जून में तुमने 3 करोड़ यूज किया, तो 3 करोड़ पे पूरे 12 महीने का कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। तो तुम लोग क्या करोगे, जून से लेके मार्च तक का यानी कि 10 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। हाँ, समझ गए? तो तुम लोग को कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंकर हुआ वो पहले चेक करना है, और वो टाइम पीरियड के हिसाब से तुम लोग को बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंटू वेटेड एवरेज रेट ऑफ जनरल बोरोविंग, 2 करोड़ पे उसके हिसाब से, 3 करोड़ के ऊपर उसके हिसाब से। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली टेम्पररी इन्वेस्टमेंट का इनकम का सवाल आता ही नहीं है क्योंकि ये बोरोविंग जनरल था, स्पेसिफिक नहीं था। तो तुम लोग इसको इन्वेस्ट करो कहीं पे यूज करो, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना कॉस्ट इनकर हुआ उतना ही कैपिटलाइज कर पाओ, इनकम माइनस करना अलाउड नहीं। लॉजिकल है ना? वो उसका पूरा का पूरा पैसा दोनों कंस्ट्रक्शन के लिए यूज ही नहीं करने वाले थे, तो अगर तुमने उसको कुछ पार्ट अगर ये बैंक में एफडी वगैरह बनाया और उसका इनकम आया तो तुमने जनरल इनकम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए वो बैंक में एफडी बनाया, वो कैसे प्रूव करोगे? पता चला? तो इसके लिए वो उसका 1 to 1 रिलेशन नहीं बैठता है कि एफडी का अमाउंट और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वो 1 to 1 वैसे नहीं पॉसिबल है। इसके लिए वो सब यहाँ पे माइनस नहीं होता। ठीक है, अब ये दोनों से रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट, पहला कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कभी होगा, तो जब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना तभी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। पहला, इट इनकर्स द एक्सपेंडिचर ऑन असेट, हमने कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इंकर करना स्टार्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अप्रैल में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं, सिर्फ अपन वो डिजाइन वगैरह बना रहे थे, बिल्डिंग कैसा रहना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल जून से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो जून से कैपिटलाइज होना स्टार्ट हो सकता है, अप्रैल में का नहीं, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही नहीं था कुछ। ठीक है, दूसरा, इट इनकर्स द बोरोविंग कॉस्ट, तो अगर सपोज हमने लोन लिया अप्रैल में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ जून में, ठीक है, तो जून से कैपिटलाइज होना स्टार्ट होगा। और अगर रिवर्स है, हमने पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और बाद में लोन लिया, तो भी जून से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया लेकिन ये टाइम पे बोरोविंग कहाँ पे, इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, तो क्या नोशनल ऐड करोगे? इंटरेस्ट तो यहां से पे करना स्टार्ट करोगे ना। तो ये जब भी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा कि तूने कॉस्ट भी इनकर किया और लोन भी ले लिया, ठीक है, तभी से कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे। और तीसरा, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट फॉर आर अंडरटेकन, तो जो भी एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी अपन बोलेंगे कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बीच में सस्पेंड भी होगा। ठीक है, सस्पेंड होगा यानी कि ये सस्पेंड और सीजेशन, ये दो वर्ड्स में डिफरेंस समझना ट्राई करो।
सस्पेंड बोला तो टेम्पररी बंद करना, और सीजेशन बोला तो निकाल देना। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चे को कोई मस्ती कर रहा था कि क्लास से निकल जा, ठीक है, तो वो सस्पेंड हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो आज निकाला तो वो पूरे बैच में वो आ ही नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर आ पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको क्लास से निकाल दिया कि जा तू अभी आना ही मत, तो वो उसको मैं बोलूंगा सीजेशन, यानी कि वो कंप्लीटली बंद हो गए, ठीक है, वो उसको वापस आने का ऑप्शन नहीं। पता चला, ठीक है। तो ये जो कैपिटलाइजेशन है वो सस्पेंड करे वो कभी कर सकते हैं कि जब भी अपना कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी बीच में रुक गया, ठीक है। क्यों रुक गया? फॉर एग्जाम्पल, मैन पावर नहीं है, वर्कर्स बीच पे ही गांव चले गए, तो कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। सपोज मटेरियल का सप्लाई बंद हो गया, ठीक है। सपोज जो मशीन्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो मशीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जिससे काम रुक गया है, ठीक है, या पर्पसफुली मैनेजमेंट ने काम रुका दिया, तो वो केस में वो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो अगर काम रुक गया है तो वो टाइम पीरियड का कंपल्सरी इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करो, उसको कैपिटलाइज मत करो। लेकिन अगर ये काम नेचुरल रीजन से रुका हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हो विद कैपिटलाइजेशन, ठीक है। जैसे बांद्रा वाली सीलिंग या फिर अब ये या अटल सेतु वगैरह जो बना, ये पूरा सीलिंग है। तो जब ये हाई टाइड वगैरह आएगा तभी उन लोग को काम को रुकाना पड़ता है, वर्कर्स का लाइफ लोग रिस्क में नहीं डाल सकते। तो अगर सपोज बीच में ही बारिश के टाइम पे 2-3 महीना एकदम हाई टाइड का सीजन था, तो 2-3 महीने के लिए काम रुका दिया, लेकिन वो अनएवॉइडेबल पार्ट है, कंपनी रुकाना नहीं चाहती है, वो नेचुरल रीजन है, ठीक है। तो इवन वो 2-3 महीने का भी तुम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना कंटिन्यू रख सकते, क्योंकि वो ह्यूमन एरर नहीं है, ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल रीजन, ठीक है। वैसे ही सेम वे अगर सपोज तुम लोग वो जूने स्टाइल से अगर बिल्डिंग को बना रहे हो, तो ने ग्राउंड फ्लोर पे स्लैब बनाया, बाद में उसको 15 दिन रुका दिया, क्यों रुका दिया? उसके बाद पानी मार मार के धूप से सुखाने को रखो, ठीक है, वो स्लैब स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो केस में अगर वो 15 दिन काम रुक गया तो वो नेचुरल रीजन है, कंस्ट्रक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए काम को रुका है पर्पजफुली, तो वो दोनों 15 दिन का भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते। आ समझ में? अगर मैन पावर नहीं है, मशीन नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई लीगल केस वगैरह आ गया और उस पर अगर काम अगर रुक गया, तो वो दोनों कैपिटलाइज नहीं कर पाओ। पता चला, ठीक है। यहाँ पे अपना भांडुप जो स्टेशन है, वो स्टेशन से वो लोग ने स्काई वॉक बनाया था। तो स्टेशन से डायरेक्टली वो आगे एलबीएस रोड तक वो पूरा स्काई वॉक बना है। और वो स्काई वॉक जब भी बना रहे थे ना, तभी प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि स्काई वॉक दोनों साइड से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टेशन से और एलबीएस रोड के साइड से, और एक जगह पे लाके उसको मर्ज करना। तो दोनों साइड से स्काई वॉक आ गया, और आने के बाद में लास्ट का थोड़ा सा पैच बाकी था, यानी कितना पैच लेगा, यहाँ से लेके ये वॉल तक इतना छोटा सा पैच बाकी था, वो बना दिया था तो स्काई वॉक बन के रेडी। लेकिन वो उतना पैच बनाने के लिए वो लोग को सालों लग गए। क्यों सालों लग गए? क्योंकि दोनों के बीच में एक पेड़ था, और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से पेड़ कट करने को परमिशन नहीं मिल रहा था। कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने उसके ऊपर स्टे डाल दिया था, कोर्ट में केस गया, और कंस्ट्रक्शन कंपनी वो तो स्काईवॉक बनाने के लिए रेडी है, लेकिन जब तक परमिशन ही नहीं मिलेगा स्काईवॉक को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फाइनली जब भी परमिशन नहीं मिला तो उन्होंने वहां पे यू बनाया, और पेड़ वहां पे ही रखा, और पेड़ को घूम के यू से वो लोग ने वो स्काईवॉक को कनेक्ट किया। जस्ट वो यू बनाने के लिए उन लोग को कम से कम 8 से 10 साल का टाइम था वैसे। तो वो टाइम का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये बोरोविंग कॉस्ट है, वो तो ना कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल मैटर वगैरह में फंसा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पर्पसफुली रुका नहीं। पॉइंट आया समझ में? तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो टाइम पे बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीज बनने के लिए हाइड्राइड को देखो एक तरीके नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, पेड़ को कट करना लीगल मैटर है, नेचुरल मैटर नहीं। कट करने के लिए तो 1 घंटे में इतना बड़ा पेड़ को कट कर ले, वो लीगल मैटर है, नेचुरल मैटर नहीं। ओके। तो तभी ये सस्पेंड होगा। सीजेशन कभी होगा? सीज तभी होगा जब भी फाइनली कंस्ट्रक्शन का पूरा काम खत्म हो चुका है,
या तो हमने लोन को पहले ही रीपे कर, सिचुएशन ऐसा है कि सपोज कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है 31 मार्च को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, और सपोज हमने लोन को रीपे किया 30 जून को, तो सीजेशन कभी होगा, जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, काम ही खत्म हो गया, तो आगे का जो इंटरेस्ट है, यानी कि अप्रैल में जून का इंटरेस्ट, वो कंपलसरी पीएनएल में जाएगा। देखिए सिचुएशन रिवर्स है, कंप्लीट हुआ सपोज 30 जून को, और लोन रीपे का गया मार्च में ही, पैसा आ गया सडनली, तो हमने लोन को रीपे कर दिया। अगर लोन ही नहीं रहा तो इंटरेस्ट नोस्टल बेसिस पे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बोरोविंग कॉस्ट इंकर हुआ रहना चाहिए, ये पहला ही कंडीशन है, इट इनकर्स द बोरोविंग कॉस्ट। अगर बोरोविंग कॉस्ट ही इंकर नहीं हो रहा क्योंकि लोन रीपे हो चुका है, तो तुम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइजेशन सस्पेंड होगा। आया समझ में? तो दोनों में से जब भी एक एक्टिविटी खत्म होगा तभी ये सीज करना है। तो पहला, व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो पूरा कंप्लीट हो गया, तभी दोनों को ये सीज करना है। ठीक है, इसमें इंडेक्स ये बोलता है कि अगर तुम लोग का मेजर पार्ट खत्म हो चुका है, वर्ड यूज किया है मेजर एक्टिविटी, सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज, पूरा काम खत्म नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बन के रेडी है, लेकिन फिर भी तुम लोग इमेजिन करो कि बिल्डर्स जब भी वो बिल्डिंग में फ्लैग्स ऑनर्स को देंगे, तो छोटा मोटा काम फिर भी एंड तक चलेगा। कैसे? बिल्डिंग तो रेडी है लेकिन फ्लोर पे सब सीमेंट वगैरह रेती वगैरह गिरा रहेगा, वो क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, घर ऐसे तो नहीं दे सकते ना कि चाबी दे दिया वो ओपन करे और नीचे पूरा सीमेंट रेती वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोगों को जो विंडोज ग्लास वगैरह जो बिठाया है उसको क्लीन करना पड़ेगा, फ्लोर को क्लीन करना पड़ेगा, जहाँ पे कलर का टचअप वगैरह करना है, कहीं पे कलर खराब वगैरह हुआ है तो वो सब करना पड़ेगा, कहीं पे टाइल्स टूटा हुआ है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बाद में ऑनर को बुलाएंगे, ऑनर पूरा घर विजिट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसको लगेगा कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है, तभी वो कीज हैंड ओवर किया जाएगा। उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो ऑनर के ऊपर है, वह बिल्डर फ्री होगा। तो की तब तक वो नहीं लेगा जब तक उस पर कुछ भी माइनर प्रॉब्लम भी है, कहीं पे ग्लास टूटा हुआ है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का, बोलेगा पहले नया बिठाओ बाद में मैं की लेता हूँ। ठीक है, कहीं पे लादी टूटा हुआ है, क्रैक है, उसको बोलेगा कि लादी चेंज करके दे, मैं ये नहीं लूंगा। हाँ समझ लो, तो छोटा मोटा काम चलते रहेगा, क्लीनिंग वगैरह का काम वो सब चलते रहेगा, लेकिन अगर मेजर काम हो चुका है तो अपन यहाँ पे कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करें। ठीक है, दूसरा तो बोले कि असेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, तो असेट रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया है या तो सेल के कंडीशन में आ गया है। तीसरा, बोरोविंग कॉस्ट इज रीपेड, तो ये सभी सिचुएशन में हम लोग कैपिटलाइज करना बंद करें। इवन ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि अपन एक बहुत बड़ा प्लांट बना रहे हैं, जैसे ये रिलायंस का जो जामनगर का रिफाइनरी प्लांट है, उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 8 से 10 साल चला, इतना लॉन्ग टाइम, 8 से 10 साल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 8 से 10 साल के बाद पूरा एक साथ रेडी हुआ, उन्होंने पार्ट पार्ट एक एक करके काम लेना स्टार्ट किया। तो पहला बिल्डिंग वगैरह था, वहां पे लैंड को लेवल किया, वहां पे पहला बिल्डिंग बनाया। तो ऐसे नहीं करते कि पूरा काम एक साथ स्टार्ट करेंगे एक साथ खत्म होना चाहिए। तो पहला एक बिल्डिंग बन के रेडी हुआ, उसके बाद में दूसरा बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया, तो पहले बिल्डिंग का मशीन्स वगैरह का जो इंस्टॉलेशन है वो सब स्टार्ट किया। तो ऐसे फेज मैनर में वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते। ठीक है, तो जितना काम स्टार्ट हुआ ना, जितना काम कंप्लीट हुआ ना, उतने का तुम लोग को कैपिटलाइज करना सीज कर। समझ में आया है? नहीं कि ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 10 साल सपोज कंस्ट्रक्शन चला पूरे प्लांट का, तो 10 साल के लिए कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले साल में सपोज पहला बिल्डिंग रेडी हुआ और ऐसे सपोज टोटल 12 बिल्डिंग्स है जिससे पूरा प्लांट बने, तो 12 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग का काम खत्म हुआ ना, तो एक बिल्डिंग का अभी सीज कर दो, उसका कॉस्ट कैपिटलाइज मत कर। पता चला? ठीक है, तो पार्ट पार्ट में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वहां पे तुम लोग को ये रूल फॉलो करना। ठीक है ना? एक और पॉइंट है जो अपने को सब में वो तो कभी कभी पूछते हैं
जो लोग असेट का लिस्ट देंगे और अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा क्वालिफाइंग है कौन सा क्वालिफाइंग नहीं है। ठीक है, एक वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है ये इंडेक्स। तो उसमें वो लोग एग्जाम्पल में पहला तो ये एक बिल्डिंग वगैरह बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन उसका 1 साल 2 साल वगैरह चलेगा, तो वो क्वालिफाई में काउंट होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है कि जहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि मशीन वगैरह खरीद रहे हैं जिसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट दिए, और मशीन इंस्टॉल होने को वो लोग बताएंगे 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का टाइम लगेगा। तो वो क्वालिफाई में काउंट होगा क्या? तो यस, वो भी क्वालिफाई में काउंट होगा, तो क्या एडवांस देने के बाद वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके मशीन बनाएगा। ठीक है, तो क्वालिफाई में काउंट होगा। लेकिन तीसरे एग्जांपल में अपन इमेजिन करते हैं कि सपोज हम लोग फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए बस खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बस में जैसे टाटा मोटर्स है, आइचर मोटर्स है, या फिर अशोक है, तो ये सारे अलग कंपनीज के बसेस अवेलेबल है। तो तुम लोग क्या करोगे? फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स को अप्रोच किया और उसको लगे 50 सीटर बस हम लोग को चाहिए। तो लेटेस्ट जो डिजाइन वाला बस है वो अपने को बताएगा। ठीक है, और अपन वो बस को सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब बस में कस्टमाइजेशन एक्चुअली नहीं रहता, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो बात अलग है। जैसे वो स्लीपर बस वगैरह बनाते हैं, तो पूरा कस्टमाइज करके बनाते हैं। तो तूने देखा रहेगा वो स्लीपर बस वो एकदम डेकोरेटिव रहता है, ऐसा लाइटिंग वगैरह, अंदर का इंटीरियर एकदम जबरदस्त और बनाते हैं, बाहर का लुक वो बाद में उसको नाम देंगे क्वीन या किंग वगैरह ऐसे। तो वो लोग वो एकदम अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो वो कस्टमाइज है, वो बात अलग है, तो मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ। अब एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए क्या है, उतना हाई फाई चाहिए लाइटिंग वगैरह, तो जनरल बस भी चलेगा। ठीक है, तो ये केस में अगर सपोज हमने टाटा मोटर्स को बस का ऑर्डर दिया, ठीक है, अब टाटा मोटर ये बोलता है कि ऑलरेडी हम लोग को बहुत सारे ऑर्डर्स बस के मिल चुके हैं, तो आपका बस बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग आपको 4 महीने बाद या 6 महीने बाद बस सप्लाई करें। ठीक है, तो इसको भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में काउंट करेंगे क्या? तो एक्चुअली है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसको प्रैक्टिकली सोचा ना, तो टाटा मोटर्स को बस बनाने के लिए 6 महीना नहीं लग रहा है। बस तो लोग 3 से 4 दिन, एक हफ्ते में एक बस बना देगा। लेकिन पहले के बस सप्लाई करने के बाद अपना बस का प्रोडक्शन स्टार्ट है। प्रोडक्शन को वेटिंग टाइम है, बस बनाने को वेटिंग टाइम नहीं। ठीक है, जैसे इसके बुलेट में होता है कि कंपनी 2 से 2.5 घंटे में एक बुलेट बनाता है, इतने कम टाइम में। लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो हाईली सेलिंग मॉडल्स है, वो उसका इतना सारा ऑर्डर्स है कंपनी के पास कि वो लोग सभी का ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाते, तो कभी 6 6 महीना भी वेटिंग रहता है। तो अपना बुलेट बनाने के लिए 6 महीना नहीं है, अपना बुलेट तो एक ही दिन में बना के लोग दे रहे हैं, लेकिन अपना नंबर आने के लिए 6 महीना वेट करना, और उसको सब्सटेंशियल में काउंट नहीं किया जाता। कंस्ट्रक्शन को टाइम लगना चाहिए, प्रोडक्शन को टाइम लगना चाहिए, वेटिंग का टाइम यहाँ पे काउंट नहीं। पता चला? तो ये एक ध्यान में रखना। तो अगर ऐसा एडवांस पेमेंट दिया, ठीक है, जो कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए अगर एडवांस पेमेंट दिया और वेटिंग पीरियड है, तो वो क्वालिफाइंग असेट में काउंट नहीं होगा। अगर वो क्वालिफाइंग है ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Marine Transport Limited ordered 3 ships for its fleet on 1st April 2020. It pays down payment of 25% of the contract value for each ship out of long-term borrowing from a scheduled bank. यानी कि बोरोविंग कॉस्ट इंकर हो चुका है, डाउन पेमेंट हमने दे दिया, यानी कि जो कॉस्ट है वो इंकर हो गया है, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो इंकर हो गया है। द डिलीवरी इज टू कमेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, द डिलीवरी इज टू कमेंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027।
शिप बिल्डिंग ये काफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, और ये पूरा कस्टमाइज वर्क है। तो कभी भी शिपिंग जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके पास शिप कभी भी रेडीली अवेलेबल रहता नहीं। वो लोग कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, डिजाइन से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर उसका इंजन सब चीज वो लोग कस्टमर को पूछते हैं, और उसके बाद में शिप बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कोचिन शिपयार्ड कंपनी अपना है इंडिया का, वो वन ऑफ द जायंट है। ठीक है, तो ये लोग को काफी काफी लॉन्ग टाइम लगता है शिप बनाने के लिए। अब जो इंडिया का जो कोचिन शिपयार्ड कंपनी है उसका एक बड़ा फीचर ये है कि उसका मेजर पार्ट मैनुअल है, यानी कि मशीन से ज्यादा काम नहीं करते, मैन्युअली काम करते। तो वो वुड को प्रॉपर शेप देना, मेटल को प्रॉपर शेप देना, वहां से लेके मेजर पार्ट वो लोग मैन्युअल करते, तो उन लोग को बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। और जो फॉरेन कंट्रीज में शिपिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो लोग का मेजर काम पूरा मशीन से है, तो वो लोग का काम फास्ट होता है। लेकिन फिर भी फास्ट होने के बाद भी कम से कम 3 से 4 साल उसका इजीली जाता है। इवन कंस्ट्रक्शन तो जाने दो, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी 1 1.5 साल चलता है। यानी कि हर दोनों को 5 साल बाद उसको ओवरऑल वगैरह करना पड़ेगा, और ओवरऑल करने के लिए दोनों को 1 1 1.5 1.5 साल का टाइम लगता है। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में हम लोग शिप बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं, 3 शिप बनाने का ऑर्डर दिया है। डिलीवरी 7 साल बाद है, 2027 में डिलीवरी मिलेगा। ठीक है, ऑन 1 March 2022 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म्स दैट इट इज कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप। देयर इज नो प्रोग्रेस फॉर अनदर 2 शिप्स। मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ईयरली बेसिस, फाइनेंशियल ईयर बेसिस, यानी कि मार्च में। Advise whether it is permissible for Marine Transport Limited to capitalize any borrowing cost for the financial year ended 31st March 21 and 22। तो 31st March 21 यानी कि पहला साल खत्म होगा, 1 अप्रैल 20 को हमने ऑर्डर दिया था। ठीक है, हमने बोरोविंग कॉस्ट इंकर कर लिया है, 25% डाउन पेमेंट भी दे दिया है। लेकिन शिप का कंस्ट्रक्शन का काम 1 March 22 को स्टार्ट हुआ, यानी कि 31st March 21 को कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। 31st March 22 को दूसरा साल खत्म हो रहा है, तभी सिर्फ 1 महीने का काम हुआ है। 1 मार्च को काम स्टार्ट हुआ ना, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो पहले के 11 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। 1 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, लेकिन वो भी 3 में से 1 शिप का काम स्टार्ट हुआ है। तो 3 में से 1 शिप का जितना कॉस्ट इंकर हुआ, उतने कॉस्ट का कॉस्ट ये बोरोविंग कॉस्ट वो तो ना कैपिटलाइज कर पाओगे। बाकी 2 शिप का काम अगर स्टार्ट हुआ ही नहीं है, वो तो ना कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो एडवांस देने से दोनों का बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना स्टार्ट नहीं होगा। कैपिटलाइज होना स्टार्ट होगा जब ये तीनों एक्टिविटीज तुम लोग का स्टार्ट हुआ है, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो पहला क्या है, इट इनकर्स द एक्सपेंडिचर ऑन असेट। असेट का कॉस्ट इंकर किया है, एडवांस दिया ना हमने, यानी कि कॉस्ट इंकर हुआ है, पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाइड है। दूसरा, इट इंकर्स द बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट भी आ चुका है, 1 अप्रैल 20 को ही लोन ले लिया था। और तीसरा, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट आर अंडरटेकन, ये वाला फुलफिल नहीं हुआ है। क्योंकि काम स्टार्ट कभी हुआ, 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ, 1 मार्च 22। तो क्योंकि तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, हम लोग कमेंस नहीं कर सकते टू कैपिटलाइज द बोरोविंग कॉस्ट। तो पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, तीसरा सेटिस्फाइड नहीं। तो तीसरा कंडीशन सिर्फ 1 शिप का 1 महीने के लिए सेटिस्फाई हो। ठीक है, बाकी का अपन कैपिटलाइज अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए, बाकी 2 शिप का। समझ में आया? चलो लिखो, इस पे कुछ वर्किंग वगैरह नहीं है, दोनों को वर्ड्स में आंसर लिखना है। पहले तो ये लिखो, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन लिखो, एज पर इंड एज 23 बोरोविंग कॉस्ट, एज पर इंड एज 23 बोरोविंग कॉस्ट
Capitalization of borrowing cost capitalization of borrowing cost will commence when all of the following three conditions are satisfied. When all of the following when all of the following three conditions are satisfied. ये तीन लिख दो. ओके, नीचे लिखो पैराग्राफ करके. इन द गिवन केस Marine Transport Limited ordered three ships by paying 25% down payment on 1st April 20. Company has also incurred borrowing cost. Company has also incurred borrowing cost. However, on 1st March 22, production of one ship commenced. Production of one ship commenced. Since activities relating to production of asset has commenced on 1st March 22. Capitalization will commence. Capitalization will commence
from 1st March 22 only. First March 22 only. That too in respect of only one ship. That too in respect of only one ship. Conclusion. Entire borrowing cost for the year ended 31st March 21 will be expensed out. Number two, borrowing cost for one ship for the month of March 22 will be capitalized and balance borrowing cost and balance borrowing cost for the year ended 31st March 22 will be expensed out. ठीक है, समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2. On 1st April 21, A Limited took 8% loan of rupees 50 lakhs for construction of a building A, which is repayable after 6 years, that is on 31st March 27. तो 21 में लोन दिया, 6 साल का लोन है. वर्ड क्या लिखा है कि टूक अ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि स्पेसिफिक बोरोविंग हुआ, एक ही पर्पस दिया. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज commenced on 31st March 23. A Limited started constructing new building B in the year 23-24, for which he used the existing borrowing. He has outstanding general purpose loan of rupees 25 lakh, interest on which is payable at 9%, and 15 lakh interest on which and 15 lakh interest on which is payable at 7%. Recommend whether the specific borrowing should be transferred to general borrowing pool once the respective qualifying asset is complete. क्वेश्चन पहले तुम लोग को थोड़ा समझना है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है. पहले वो लोग ने लोन लिया था बिल्डिंग ए के लिए, ठीक है, 6 साल का लोन है, 50 लाख का लोन है. 21 में ये लोन लिया था, 27 में रीपे करना. कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कंप्लीट हुआ 23 में, तो 21 से लेके 23 तक का जो इंटरेस्ट है वो तो ना बिल्डिंग ए के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो स्पेसिफिक बोरोविंग में जितना इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया माइनस उसका जो इनकम है वो दोनों कैपिटलाइज करो. ठीक है, तो 1st अप्रैल 21 से लेके 31st मार्च 23, यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट वो दोनों कैपिटलाइज करोगे, बिल्डिंग ए के कॉस्ट में ऐड करो. अब जैसे बिल्डिंग ए बन के रेडी हो गए, उसके बाद में आगे का जो इंटरेस्ट है वो दोनों पीएनएल में ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे. देखिए ये सीजेशन में काउंट होगा. When substantially all the activities are complete,
व्हेन इट इज रेडी टू यूज। तो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया है, लेकिन लोन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट अभी पीएनए में ट्रांसफर होगा, अभी कैपिटलाइज नहीं है। समझ में आया? अब वो लोग आगे क्या बता रहे हैं कि इन 23-24 वो ने बिल्डिंग बी का काम स्टार्ट किया, नए बिल्डिंग का। और यही लोन का कुछ पैसा वो लोग ने बिल्डिंग बी के लिए यूज किया। और उसके अलावा कंपनी का और दो जनरल लोन है, 25 लाख का लोन है 9% पे, और 15 लाख का लोन है 7%। तो क्वेश्चन ये है कि जो पहला लोन था 50 लाख का, उसको बिल्डिंग बी के लिए स्पेसिफिक गिने कि जनरल की? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? बिल्डिंग ए के लिए वो लोग पूछ ही नहीं रहे, वो लोग बिल्डिंग बी के लिए पूछ रहे हैं कि जो बिल्डिंग ए के लिए लोन लिया था, अगर उसका पैसा बिल्डिंग बी के लिए तुम लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग बी के लिए वो स्पेसिफिक लोन में काउंट होगा क्या, कि जनरल लोन में काउंट होगा? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर स्पेसिफिक रहेगा ना, तो एक्चुअल इंटरेस्ट जितना भी पे करोगे, लेस इंटरेस्ट इनकम, वो तुम लोग कैपिटलाइज कर पाओगे। और अगर वो जनरल रहेगा ना, तो तुम लोग वेटेड एवरेज रेट निकालोगे। तो दो लोन ऑलरेडी है, ठीक है, कौन कौन सा? एक 25 लाख का 9% वाला, 15 लाख का 7% वाला। और तीसरा लोन ये बनेगा 50 लाख का, कितने परसेंट है, 8% वाला। तो तीनों का डब्ल्यूएसी निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। और उसको तुम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइज करो। तो कैपिटलाइज यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ वेटेड एवरेज रेट जो आएगा उतना ही कैपिटलाइज करें। तो क्वेश्चन समझा वो लोग क्या बोल रहे? तो बिल्डिंग ए यहाँ पे पिक्चर में है ही नहीं, बिल्डिंग बी का यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इंडेक्स क्या बोलता है कि जब तूने स्पेसिफिक बोरोविंग लिया बिल्डिंग ए के लिए, और बिल्डिंग ए का काम खत्म हो गया, तो बाद में जो लोन का पैसा है वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक लोन से जनरल लोन में ट्रांसफर हो जाए। तो बिल्डिंग बी के लिए अगर तूने उसका कुछ पैसा यूज किया, ठीक है, तो वो जनरल बोरोविंग में ही काउंट होगा, क्योंकि लोन लेने के टाइम पे तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहेगा कि दिस फंड विल बी यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ए। तो सिर्फ ए के लिए स्पेसिफिक है, बाकी सबके लिए वो जनरल ही। अगर लोन लेने के टाइम पे तूने बिल्डिंग बी का भी नाम लिखा हुआ है, तो वो बिल्डिंग बी के लिए भी स्पेसिफिक बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बने। समझ में आया? ठीक है, तो देखो आंसर। इस पे भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बी का कॉस्ट वगैरह दिया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ अपने को वर्डिंग में बताना है कि वो जनरल लोन में काउंट होगा कि स्पेसिफिक लोन में काउंट। ठीक है, देखो। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ए, कंपनी टू स्पेसिफिक कंपनी टू स्पेसिफिक 8% लोन ऑफ ₹50 lakhs for 6 years on 1st April 21. Construction was completed on 31st March 23. Being specific borrowing interest for 2 years. Being specific borrowing interest for 2 years up to 31st March 23 can be capitalized for building A. Paragraph. Company commence construction of
company commenced construction of building B in 2023-24. 23-24 and used part of the funds from above loan. Along with two other general borrowings. Once construction of building A is completed, specific borrowing will be transferred to general borrowing. Specific borrowing will be transferred to general borrowing in relation to building B. Therefore, weighted average rate of all three loans will be used to decide the capitalization of borrowing cost. चलो क्वेश्चन नंबर 8. चलो क्वेश्चन नंबर 8. Nika Limited has obtained a term loan of 620 lakh for complete renovation and modernization of its factory on 1st April 21. तो स्पेसिफिक हुआ कि जनरल हुआ? स्पेसिफिक है. रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन वो भी क्वालिफाइंग असेट के लिए और भी एलिजिबल है. रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन कुछ कम कॉस्ट में नहीं होता है, बहुत हेवी कॉस्ट है. अपने घर का रिनोवेशन करते 5 लाख 10 लाख यूं निकल जाता, वो भी जितना सोचा उससे आधा ही अपन का करवा पाते. पूरा करवा तो पूरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जितना कॉस्ट हो जाता है. तो ये भी एक क्वालिफाइंग असेट है. ठीक है, 1 अप्रैल 21 को हमने लोन दिया है, स्पेसिफिक बोरोइंग में काउंट होगा. प्लांट एंड मशीनरी वाज एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 April 2022. An expenditure of 510 lakh was incurred on installation of plant and machinery. 54 lakh has been advanced to supplier for
additional asset acquired on 25th April 21, which were also installed on 30 April 22, and balance loan of 56 lakh has been used for working capital purpose. तो देखो 620 लैक्स वो लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं? 620 में से 510 वो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं। 54 लाख एक सप्लायर को एडवांस पेमेंट दिया असेट खरीदने के लिए, और वो भी 30 अप्रैल 22 तक इंस्टॉल हो गए। 30 अप्रैल 22 यानी कि 13 महीना लगा। 1 अप्रैल 21 को लोन लिया है, तो 31 मार्च 22 12 महीना होगा, और 30 अप्रैल 22 यानी कि 13 महीना 13 मंथ्स। द बैलेंस लोन ऑफ 56 लाख इज यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट है क्या? नहीं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए अगर तूने फंड यूज किया तो उसका इंटरेस्ट कंपल्सरी पीएनएल में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। द मैनेजमेंट ऑफ निका लिमिटेड कंसिडर 12 months पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू गेट रेडी टू गेट द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से 12 महीने का टाइम सब्सटेंशियल टाइम में काउंट होगा। इंडिया से भी ये बोला कि अगर कुछ नहीं पता चले तो 12 महीने के टाइम को सब्सटेंशियल गिन, लेकिन कंपनी खुद डिसाइड करेगी सब्सटेंशियल क्या है। ठीक है, केस टू केस वो डिफर होगा। तो कंपनी ने भी बोला है कि 12 महीने को ही सब्सटेंशियल गिना जाए। तो यहाँ पर तो 13 महीना है। अगर 13 महीना है तो सब्सटेंशियल टाइम हुआ हुआ ना, तो कैपिटलाइज कर सकते हो। द कंपनी has paid total interest of 68.2 lakh during the financial year 21-22 on the above loan। पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया। The accountant secure advice how to account the interest paid in the books of account. Will your answer be different if the whole process of renovation modernization gets completed on 28th February 22? ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले पहले वाले का आंसर निकालते हैं। अगर 30 अप्रैल 22 को मॉडर्नाइजेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है तो 13 महीने का टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल टाइम 12 महीने का है, तो ये क्वालिफाइंग असेट है। अगर ये क्वालिफाइंग है तो इसका प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जितना फंड वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हुआ उतना अपन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपन कैपिटलाइज कितना करेंगे? 52 lakhs वो भी कैपिटलाइज में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका भी जो कंस्ट्रक्ट मीन्स इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हुआ 30 अप्रैल 22 को, यानी कि उसको भी 13 महीना लगा। हाँ, सप्लायर को बनाने को तो टाइम लगता है ना, कंस्ट्रक्शन अपन ही करना चाहिए ऐसा नहीं। अब जैसे शिप बिल्डिंग वाले केस में शिप अपन नहीं बना रहे, अपन सप्लायर को एडवांस दे रहे हैं, लेकिन शिप क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि उसको भी बनाने को तो टाइम लगेगा ही ना। सप्लायर बना रहा है वैसे। तो देखो वो लोग इंटरेस्ट बता रहे हैं 68.2। ये इंटरेस्ट में कैपिटलाइज कितना होगा? तो टोटल लोन का 510 प्लस 54, तो 68.2, ये टोटल 680 का है, 620 का। ठीक है, तो उसपे से 510 प्लस 54 ये कैपिटलाइज होगा, और जो बाकी का है वो एक्सपेंस आउट होगा। तो 68.2 इंटू जो बाकी का कितना फंड यूज किया वो लोग ने 56 लाख आउट ऑफ 620 लाख, ये एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, ये एक्सपेंस आउट होगा। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक बोरोविंग है और इंटरेस्ट का इनकम कुछ दिया नहीं, तो ये पूरा का पूरा 62.04 ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। अगर इंटरेस्ट इनकम दिया रहता तो अपन माइनस का होता। बाकी इसमें कितना कॉस्ट कौन से मंथ में इनकर किया वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्पेसिफिक बोरोविंग है।
पूरा का पूरा पैसा अपन यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज करने वाले। जनरल बोरोविंग में ऐसे नहीं होता, क्योंकि जनरल बोरोविंग में कुछ पैसा अपन क्वालिफाइंग के लिए यूज करेंगे, बाकी का कुछ पैसा कहीं और जगह पे यूज करोगे। तो कितना कॉस्ट कौन से मंथ में इनकर किया वो अपने को देखना पड़ता है। हाँ समझ गए। रेटिंग है ना, और कंसीडर 12 मंथ्स पीरियड हम्म। है वो। तो यहाँ पे 13 महीने है ना, और 12 महीने से ज्यादा है, इसके लिए वो क्वालिफाइंग बना। और क्वालिफाइंग है इसके लिए अपन कैपिटलाइज करते हैं। अब जो नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ होल प्रोसेस ऑफ रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय 28 फरवरी। तो अगर 28 फरवरी को कंप्लीट होगा यानी कि 11 महीना लगा। अगर 11 लगा तो क्वालिफाइंग बना ही नहीं। अगर क्वालिफाइंग ही नहीं है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पीएनआई में ही जाएगा। पता चला। इसको ने डेट के साथ बताया कि ये कभी कंप्लीट हुआ। पता चला ना वर्किंग। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं। कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ लोन। Company has obtained a loan on 1st April 21 on 1st April 21 for renovation and modernization of factory. For renovation and modernization of its factory. Uh, Loan of rupees 510 lakhs was incurred for installation of plant and machinery. Five ten lakhs was incurred on installation of plant and machinery, and 54 lakh has been given as advance for additional assets acquired. Both the above cost will be both the above cost can be considered as qualifying asset. Both the above cost can be considered as qualifying asset since this was completed in 13 months. Since this was completed in 13 months. In 13 months, and as per the policy of company, and as per the policy of company, more than 12 months time period is considered as substantial. More than 12 months time is considered more than 12 months time is considered as substantial period. Therefore, proportionate interest can be capitalized. Amount of capital नीचे लिखो, amount of capitalization equal to
ये वाला वर्किंग बता दो। 68.2 इंटू 510 + 54 डिवाइड बाई 620। आगे लिखो। लोन ऑफ रुपीज 56 लाख loan of rupees 56 lakh is used for working capital purpose. Is used for working capital purpose, which is not a qualifying asset. Therefore, interest on above loan will be expensed out. नीचे लिखो इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल इक्वल टू इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल इक्वल टू ये वाला वर्किंग बताओ। हो गया। ये पूरे को नंबर 1 करके दे दो। अभी नंबर 2 करके लिखो। नंबर 2, if renovation and modernization, if renovation and modernization gets completed by 28 February 2022, 28 February 2022, uh, it will be considered as non-qualifying asset